नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। अच्छे से आप लोग अपनी रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि टेक्नीशियन का जो हमारा एग्ज़ाम है अभी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों की तैयारी वैसे तो हो गई होगी, लेकिन उस तैयारी में चार चांद लगाने के लिए ये आप लोगों की अंतिम क्लास है। अगर आपने इस पूरी क्लास को लास्ट तक देख लिया तो मैं आपको वादा करता हूं कि आप लोगों का एक एक सवाल टेक्नीशियन के पेपर में यहीं से पूछा जाएगा। इसमें आपके जो सेलेक्ट करके 2024 का एग्जाम आपका हुआ था वो सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको सारे ही करवाने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा एकदम लास्ट तक आप देखना, मज़ा आप लोगों को आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पाए, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके का हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का लेवल रहा है साइंस के अंदर, और बड़ी मददगार आपकी ये साबित होने वाली है। जैसे कि आपको बता दूं कि इसके अंदर हम लगभग 100 क्वेश्चंस करने वाले। टॉप 100 क्वेश्चंस विज्ञान के सबसे बेहतरीन जो 100 सवाल बन सकते हैं उनको मैं यहाँ पर निकाल कर आपके लिए लेकर आया हूँ। बच्चों, क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम का नाम होगा साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। टेलीग्राम चैनल हमारा होगा और ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं अपने जितने भी डाउट हैं उन सभी डाउट्स के लिए। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बच्चों, और आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखना। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया। 100 क्वेश्चंस लगभग मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, है ना। बताइएगा पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना क्या आएगा। इस पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जब एक नाविक चलती हुई नाव से कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति करती है, यह गति के किस नियम का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन का नंबर भी लिख देते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा, याद रहेगा, है ना, कि कितने क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो बेटा ये गति का हमारा थर्ड लॉ होता है। आपको पता है कि जहां पे एक्शन होगा वहां रिएक्शन जरूर होगा, और इसी नियम को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ इसको बोला जाता है। कौन से नियम को? गति के तीसरे नियम को। तो ये आपका थर्ड लॉ का एग्जाम्पल होगा। बेटा कई बार फर्स्ट लॉ से ये आता है एग्जाम में कि गति का जो पहला नियम है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं। आप सभी बच्चे इसका याद रखना है, इसे जड़त्व का नियम यानी इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है। और पेपर में ये भी सवाल पूछा गया कि जो पहला नियम है न्यूटन का, जो फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, यहाँ से क्या आता है? यहाँ से बल की परिभाषा आती है। क्या आता है? बल की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स, वो कहाँ से निकल कर आती है? तो आप याद रखना बल की परिभाषा न्यूटन के पहले नियम से आती है। और न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ, वहां से, उसको तो मैंने खैर बता दिया, एक्शन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन न्यूटन के दूसरे नियम से हमको क्या प्राप्त होता है? तो आप याद रखना न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको बल का सूत्र मिलता है। क्या मिलता है? बल का सूत्र हमको मिलता है, यानी कि फॉर्मूला ऑफ फोर्स। हमें क्या मिलता है? फोर्स का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है? F बराबर ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखनी है इस क्वेश्चन से। जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला सवाल हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा क्या आएगा। व्हाट इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं की अपनी विराम अवस्था या एक समान गति में परिवर्तन का विरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु चल रहा है तो चलना ही चाहता है, अगर कोई वस्तु रुका हुआ है तो वो रुका रहना चाहता है। और इसी अवस्था को, इसी प्रकृति को हम क्या नाम से जानते हैं? इसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया मतलब इसको जड़त्व कहा जाता है। तो जड़त्व क्या होता है बेटा? जड़त्व वह गुण है, वह विशेषता है जिसकी वजह से कोई वस्तु जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। गति में है तो वही चाहेगा गति में ही रहूं, उसके ऊपर अगर कोई बाहरी बल लगाओगे तो उसका अपोज करेगा। कोई अगर विराम में है, रेस्ट में, तो वो ये चाहेगा रेस्ट में ही रहूं, है ना, विराम में ही रहूं। अगर आप उसके ऊपर बल लगाएंगे तो उसका अपोज करेगा, है ना। तो इसको जड़त्व कहते हैं बेटा। जड़त्व कई बार एग्जाम में ये पूछा गया कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, तो आप याद रखना ये हमारे मास पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान। जितनी कोई वस्तु भारी होगी, द्रव्यमान ज्यादा होगा, उतना वो विरोध ज्यादा करेगा।
और विरोध करने को ही क्या कहते हैं हम? इनर्सिया कहते हैं। विरोध करने को ही क्या कहते हैं? इनर्सिया। जैसे मान लो मैं 70 किलोग्राम 70 किलो का हूं, तो मुझ में कोई धक्का मारने लग जाए तो मैं कम अपोज करूंगा, और वहीं पर अगर मेरा वजन 150 किलोग्राम होता, बहुत भारी हो जाता, तो फिर मैं ज्यादा अपोज करता, ज्यादा विरोध। द्रव्यमान बढ़ेगा तो विरोध भी बढ़ेगा, यानी कि जड़त्व भी आपका बढ़ेगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं। बताइएगा आप लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ा के रखना बेटा, है ना। यदि किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण जो त्वरण होता बल होता है उसकी दिशा के विपरीत कैसा होगा? अपोजिट टू द डायरेक्शन, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कैसे काम करेगा? ठीक है, तो आपको पता है कि जब किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल तो हमेशा नीचे काम करेगा, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, विपरीत काम करेगा। जब ऊपर फेंक रहे हो तो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ काम करेगा, यानी कि उसकी गति के अपोजिट काम करेगा। अगला प्रश्न आप लोग बताइएगा, ये भी सवाल आपका 2024 टेक्नीशियन के पेपर में पूछा गया। यदि किसी चालक में 10 सेकंड तक 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो उसमें प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा? बच्चा आप याद रखना हमेशा कि चार्ज जो होता है उसका एक फॉर्मूला है कि I बराबर Q अपॉन T। ये विद्युत धारा का सूत्र है। I का मतलब क्या होता है? करंट, यानी कि विद्युत धारा। I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T, है ना। और अगर आपको Q निकालना है, क्या निकालना है? Q, तो क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई T। तो Q अगर आपको निकालना है तो I मल्टीप्लाई T। I कितना दे रखा है आपको? 1 एम्पियर I दिया है, 1 एम्पियर गुणा टाइम कितना दिया है आपको? 10 सेकंड। तो आंसर क्या आएगा? 10 कूलाम्ब आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 कूलाम्ब आपका आंसर हो जाएगा। तो Q बराबर आपका 10 कूलाम्ब आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? 10 कूलाम्ब आपका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर? अगला आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ, दो प्रतिरोधों को पार्श्व संयोजन यानी पैरेलल। देखो बेटा, पैरेलल जब जुड़े होते हैं ना, प्रतिरोध सबसे पहले होता क्या है? प्रतिरोध हर किसी सुचालक के अंदर पाया जाता है। जो ये रेसिस्टेंस होता है ये सभी कंडक्टर किसे कहते हैं? जिस चीज में करंट जा सकता है उसको कंडक्टर कहते हैं, सुचालक कहते हैं। तो जब भी करंट जाएगा तो प्रतिरोध उसके रास्ते में रुकावट, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, रास्ते में आप जाते हैं, तो वैसा ही करंट के रास्ते में प्रतिरोध उसको आगे जाने से रोकता है, उसकी स्पीड को कम कर देता है ना। तो करंट के मुसीबत है, प्रॉब्लम है, हर किसी कंडक्टर, हर किसी सुचालक में ये पाए जाते हैं, है ना। एक से अधिक भी हो सकते हैं। अगर ये पैरेलल में जुड़े हैं तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। मान लो ये पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा है ना। ये है समानांतर क्रम, इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी ऊपर नीचे जुड़ना, पैरेलल इसको बोला जाता है। लेकिन अगर यही आमने सामने जुड़े हुए हैं इस तरीके से, यही आमने सामने जुड़े हैं, तो इसको कहते हैं श्रेणी क्रम, इसको सीरीज कॉम्बिनेशन हम कहते हैं। तो पैरेलल में टोटल करने का फॉर्मूला है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे सीरीज में टोटल करने का फॉर्मूला है कि अगर मान लो ये R1 है, ये R2 है, तो दोनों को जोड़ दो, R1 प्लस R2, ऐसे सीरीज में टोटल कर देते हैं। तो इसमें कह रहा है कि पैरेलल जब आप निकालोगे, टोटल वैल्यू जब आप इसकी आएगी तो इक्वल टू द सम ऑफ रेसिस्टेंस नहीं, लेस देन इंडिविजुअल। अगर मान लो ये 5 है ना, और ये भी आपका 5 है, तो जब आप इनको टोटल करोगे तो ये आएगा 1/5 प्लस 1/5, यानी कि 2/5, है ना, 1/R। तो R कितना आएगा यहाँ से बेटा? 5/2, यानी कि 2.5 आपका आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि ये 5 से भी कम है और इस 5 से भी कम है। तो कहने का अर्थ ये है कि पैरेलल जो क्रम होता है, समानांतर क्रम, उसमें जो टोटल रेसिस्टेंस आएगा, कुल प्रतिरोध, वो अकेले इंडिविजुअल से कम आता है, यानी अकेले से क्या आता है? कम। लेकिन सीरीज में जो टोटल आएगा वो इंडिविजुअल यानी कि अलग अलग से वो ज्यादा आएगा। सीरीज में ज्यादा आता है और पैरेलल में क्या आता है बेटा? कम। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी स्पीड इसीलिए मैं बढ़ा के रखूंगा मेरे बच्चे, ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चंस कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको मैं दे पाऊं, है ना। बातचीत आपसे नहीं करूंगा। और वैसे आप लोगों की क्लास, है ना, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर, इसी पर हमारा 4 बजे डेली चलता है। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर 4 बजे डेली चलता है लाइव क्लास। यदि सतही क्षेत्र में वृद्धि कर दी जाए तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? यानी अगर सरफेस बढ़ा दें, जैसे आपने देखा होगा कि गर्मी के मौसम में या कभी भी आप जब कपड़े सुखाते हो तो कपड़े को फैला के डालते हो, तो उसका एरिया बढ़ाते हो।
कपड़े सुखाते हैं तो उसको फैला के डालते हैं, फैला के डालते हैं तो इवेपोरेशन, जो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, यानी जो कपड़ों का पानी है वो वाष्प बन के जल्दी उड़ेगा। तो आपने जब एरिया में वृद्धि की तो इवेपोरेशन, वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाष्पीकरण क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलेंगे सर जी वाष्पीकरण जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि बढ़ जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण आप लोगों का बढ़ जाएगा। आगे बढ़े, अब हम इससे आगे हम चलते हैं मेरे बच्चे। आगे की हम जब बात करते हैं तो अगला हमारा आता है क्या, लिखो, द वर्क डन बाई ए कॉन्स्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, यानी जो कार्य होता है वो कैसा होता है। तो पहली बात तो अगर मैं आपको बोलूं कि कार्य तब कब किया जाता है, वर्क डन कब होता है, तो बेटा जब हम किसी चीज पर फोर्स लगाते हैं, जब हम किसी चीज पर बल लगाते हैं, फोर्स आप लगाओ, किसी भी चीज पर बल आप लगाओ, और आपने जब फोर्स लगाया बल, और वस्तु जो है ऑब्जेक्ट वो आगे की तरफ जाए, है ना, आगे की तरफ जाए, यानी उसके अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, विस्थापन हो, तो दोनों का गुणा कर दो। जितना आपने फोर्स लगाया, जितना आपने बल लगाया, मल्टीप्लाई जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितना विस्थापन हुआ, दोनों का गुना कर दो, वही वर्क यानी कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, जितना फोर्स लगाया बल गुणा जितना आगे गया। जैसे मैंने 10 न्यूटन बल लगाया और वस्तु 10 मीटर आगे चली गई, उसको हम क्या कहते हैं, वर्क यानी कार्य कहते हैं। क्लियर। तो कार्य बेटा पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव तब होगा धनात्मक कार्य, एक होता है ऋणात्मक कार्य, एक होता है जीरो यानी कि शून्य कार्य। तो बेटा धनात्मक कार्य तब होगा जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो, बल और विस्थापन सेम डायरेक्शन में, जब बल और विस्थापन किस में हो, समान दिशा में हो, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर दोनों ही विपरीत हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए दोनों, बल और विस्थापन अगर दोनों अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं, तो फिर ऋणात्मक कार्य होगा। शून्य कब होगा, अगर ये दोनों थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए। अगर मान लीजिए बल इधर लगा रहे हो, है ना, विस्थापन इधर हो जाए ऊपर की तरफ, तो 90 डिग्री का अगर एंगल बन गया तो फिर शून्य कार्य होगा। कार्य कैसा हो जाएगा, जीरो। ठीक है, याद रखेंगे। या फिर विस्थापन जीरो हो जाए, दीवार को धक्का देना, वो भी शून्य कार्य है, क्योंकि दीवार को जब धक्का देंगे तो दीवार आगे नहीं जाएगी, वो भी शून्य कार्य है ना। समझ में आया आप लोगों को बेटा। तो कार्य पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो 3 प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है मोमेंटम का। तो बेटा देखो मोमेंटम जो होता है इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर mv। m मतलब मास यानी कि द्रव्यमान, और v मतलब होता है वेलोसिटी यानी कि वेग। द्रव्यमान में वेग का गुणा कर दो, ये हमारा मोमेंटम यानी कि P आपका आ जाता है। और देखो द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, केजी मीटर पर सेकंड। डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सेकंड को जब ऊपर लेके जाओगे तो माइनस का 1 हो जाए, ऐसे ऐसे लिख, केजी मीटर सेकंड की घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस का 1 आपका हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग। अच्छा, मोमेंटम से एक बार सवाल ये आता है कि भाई एक बात बताओ, संवेग सदिश राशि है कि अदिश। बेटा ऐसी चीजों को सदिश कहते हैं जिनमें दिशा होती है। जिन चीजों में दिशा होती है उनको सदिश बोला जाता है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक सदिश राशि है। संवेग जो होता है वो कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश, यानी इसमें दिशा होती है। ठीक है, चलो। अच्छा आप लोग कंफ्यूज मत होना, इम्पल्स अलग चीज है, आवेग। जो बच्चे सोच रहे हैं कि आवेग और संवेग एक ही है क्या, नहीं, आवेग अलग है बेटा। आवेग का सूत्र इसको जे से दर्शाते हैं, ये होता है बल गुणा समय। मान लो आपके पास बैट है ना, बैट, और आपने उस बैट से बॉल के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगाया, तो आपने कितना बल लगाया मल्टीप्लाई बाई कितने समय के लिए लगाया, 1 सेकेंड, आधा सेकेंड, 2 सेकेंड। ये होता है बेटा आवेग, बल गुणा समय। लेकिन द्रव्यमान गुणा वेग क्या होता है, संवेग। तो दोनों अलग अलग है ना। इसका जो यूनिट होता है मात्रक वो क्या हो जाएगा, देखो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और समय का क्या होता है, न्यूटन सेकेंड। ये भी क्या होती है, ये भी एक सदिश राशि है, वेक्टर। ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये भी सदिश यानी कि वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश का मतलब जिसमें दिशा होगा। तो संवेग और आवेग दोनों ही सदिश राशि। आई थिंक आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया हो। ठीक है, आपको दोनों के बीच में अंतर समझ में आ गया।
एक मजदूर 10 किलोग्राम चावल की एक बोरी जमीन से उठाता है और उसे 2 मीटर ऊपर एक ट्रक पर रख देता है। चावल की बोरी पर द्वारा किए गए कार्य। देखो बेटा, मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं आज, कि जो कार्य होता है ना, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं वर्क के। पेपर में कोई ना कोई सवाल जरूर बनेगा, और ये क्लास ऐसा नहीं कि आप लोग सिर्फ टेक्नीशियन के लिए देखोगे, ये क्लास आप लोग रेलवे के किसी भी पेपर के लिए आप लोग देख सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो ईर फिर करा घुमा फिरा के वही पूछे जाने हैं। देखो, कार्य के 4 सूत्र याद रखना। एक होता है W बराबर एफ एस, एक होता है एफ एस कॉस थीटा, एक होता है हाफ एम बी स्क्वेयर, और एक होता है m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच। अब आप कहोगे सर 4 कैसे हो गए? बेटा देखो, पहले वाले जो दोनों ऊपर लिखे हुए हैं ये तो वाकई में कार्य के सूत्र। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, कई बार इनके बीच में एंगल बन जाता है बल और विस्थापन के बीच में, तो वहां पे फिर कॉस थीटा आ जाता है। और देखो, ये तीसरा जो फॉर्मूला है ना, एक्चुअल में ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। किसका? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा कि ऊर्जा ही कार्य है और कार्य ही ऊर्जा है, तो काइनेटिक एनर्जी का अगर ये फॉर्मूला है तो ये वर्क का भी होगा, है ना। m मतलब मास, द्रव्यमान, v मतलब वेग। ये स्थितिज ऊर्जा का है, जो चौथा लिखा हुआ है, चौथा फॉर्मूला, ये स्थितिज ऊर्जा का है, यानी यह है पोटेंशियल एनर्जी का है। ठीक है, ये हमारा स्थितिज ऊर्जा, लेकिन जो ऊर्जा का है वही किसका होगा? कार्य का। क्लियर? तो याद रखिएगा। अब इसमें चौथा वाला आप लगाओ, क्यों? क्योंकि इसमें जी दिया है, हाइट दिया है, इसमें वर्क निकालना है W, क्या लग जाएगा? m मल्टीप्लाई जी मल्टीप्लाई एच, यानी W बराबर m कितना है? 10 किलोग्राम, जी 10 है, लेना है, दिया है, h कितना है? 2, यानी कि आपका आंसर 200 जूल हो जाए। क्या हो जाएगा? 200। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार है? देखो बेटा, होता क्या है एक्चुअल में, टिंडल एक वैज्ञानिक का नाम था। आप लोग कमेंट में ये भी बताना इस वीडियो के कहाँ कहाँ से आप लोग हमारी क्लास देख रहे थे। ठीक है, तो बच्चे, टिंडल एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई सॉल्यूशन है, विलियन या कोई मिक्सचर है, जब उसमें से लाइट पास करते हैं और लाइट अगर पार निकल जाती है तो उसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। जैसे भैया, ये पानी का ग्लास, कोई भी चीज़ है, ये लिक्विड है, इसमें से टॉर्च को पास किया, ये टॉर्च है, इसको इसमें से पास किया, अगर ये पार निकल गया बाहर तो इसका मतलब टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है। तो ये लाइट की कौन सी घटना है? तो बेटा, लाइट की स्कैटरिंग इसको कहते हैं, प्रकीर्णन की घटना, क्योंकि इसके जो कण हैं, ये जो लिक्विड है द्रव, इसके छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, कण, तो अगर वो स्कैटर लाइट को फैलाएंगे, प्रकीर्णन करेंगे, तभी ना वो बाहर निकलेगा, तभी ना वो बाहर निकलेगा। तो स्कैटरिंग होगा तो टिंडल इफेक्ट होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल प्रभाव। प्रकीर्णन नहीं होगा, लाइट फैलेगा नहीं, तो बाहर कैसे निकलेगा? तो फिर टिंडल प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग, है ना। तो स्कैटरिंग के और भी कई चीजें, जैसे बादलों का रंग सफेद दिखना, बादलों, ये एग्जाम में आते हैं, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड, बादलों का रंग सफेद दिखना, व्हाइट कलर ऑफ क्लाउड। आसमान का रंग नीला दिखना, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, आसमान का रंग नीला दिखना, ये भी किसके कारण है? बोलो, स्कैटरिंग के कारण। जब सूर्य उदय होता है, राइज, सनराइज जब होता है, सूर्य उदय, या सूर्य अस्त होता है, सनसेट होता है, सनराइज होता है या सनसेट होता है, ये रेड यानी कि लाल रंग का, उगते और छिपते समय जब निकलता है और जब छिपता है तो कैसा दिखता है? रेड यानी लाल रंग का सूरज दिखता है। ये भी हमारा स्कैटरिंग यानी कि प्रकीर्णन के कारण हो। क्लियर? ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे अंतरिक्ष यात्री को, एक बार एग्जाम में ये सवाल आया कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखता है? अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट। तो उनको अंतरिक्ष कैसा दिखता है? ब्लैक यानी काला। तो क्यों दिखता है? क्योंकि बेटा वहां पे नो स्कैटरिंग, वहां प्रकीर्णन नहीं हो पाया, वहां लाइट जो है फैल नहीं पाई, वहां पे क्या घटना नहीं हो पाती है? स्कैटरिंग नहीं हो पाता है, वहां मीडियम नहीं है, माध्यम है ना, और लाइट फैल नहीं पाता। क्लियर है भाई? माध्यम चाहिए ना, उसी के कणों से तो फैलेगी लाइट। अगला आपको बताना है बेटा, नेक्स्ट, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? परावर्तन के नियम, तो ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस, ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्सेप्ट
स्पेरिकल सरफेस, ओनली कर्व, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ओनली प्लेन, याद रखना। हाँ बताओ, आंसर होगा सही। रिफ्लेक्शन जो होगा वो हर सतह से होगा, चाहे वो स्पेरिकल है, गोलीय है ना, चाहे वो सीधी है, स्ट्रेट, कैसी भी सतह है, अगर लाइट टकरा रही है और टकरा के चली जाती है, इसी चीज को तो रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब बस इतना है कि लाइट आया, टकरा के चला गया, इसी को हम क्या बोलने लग जाते हैं बेटा, इसी को रिफ्लेक्शन बोलने लग जाते हैं। क्लियर? अगला बताओ, देखते हैं कौन बताएगा। एक पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह 5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और फिर नीचे गिर जाता है, तो कुल विस्थापन और तय की गई दूरी क्या होगी? देखो, ऊपर किसी चीज को फेंका, कितना, 5 मीटर, और फिर वो वापस नीचे गिर गया, 5 गया और 5 नीचे गिर गया, तो टोटल कितना हो गया, 10। 5 गया और 5 नीचे गिर गया, तो दूरी तो आया 10, दूरी कितना हो जाएगा, 10 मीटर ना। दूरी में कुल रास्ता जुड़ जाता है, गया 5 आया गया 5, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। लेकिन विस्थापन 0, डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 0। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पहले ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? विस्थापन होता है शॉर्टकट रास्ता, यानी जहां से शुरू किया, इनिशियल पॉइंट होता है जहां से स्टार्ट किया, फाइनल पॉइंट होता है जहां गया, उन दोनों के बीच में जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यहां से स्टार्ट किया, यहीं आगे जहां से फेंका था वहीं गिर गया नीचे, तो विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। यानी कि आंसर आपका दूरी कितना आएगा, दूरी आपका, अच्छा डिस्प्लेसमेंट पहले पूछा है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, और बेटा डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, 10 मीटर हो जाएगा। अगला, किसी पिंड का विस्थापन उस दिशा के लंबवत है। अच्छा ये तो देखो अभी बताया था कि बल और विस्थापन, बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर, विस्थापन को एस से दर्शाते हैं। अगर ये दोनों लंबवत है, 90 डिग्री का कोण है, तो मैंने क्या कहा था कि अगर एंगल 90 है तो 0 वर्क होगा, यानी कि शून्य कार्य होगा, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू कितना हो जाता है बेटा, 0 आपका हो जाता है ना। अगला बताओ, अगला, किसी पिंड पर डाला गया दाब, दाब मतलब प्रेशर कितना है, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यदि पिंड का क्षेत्रफल 2 मीटर है। देखो बेटा, प्रणोद, पहले ये सोचो कि प्रणोद क्या होता है। बेटा आप फोर्स जानते हो, बल, बल, बल का मतलब क्या होता है, फोर्स। अगर आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो, यानी कि आप किसको धक्का दे रहे हो या उसको खींच रहे हो, आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब आप पुश कर रहे हो या पुल, तो किसी चीज को धक्का देना या खींचना, यही बल कहलाता है। धक्का देना या खींचना क्या कहलाता है, बल। लेकिन अगर आप किसी चीज पर बल 90 डिग्री के कोण से लगा रहे हो, जैसे ये गेट है सामने, गेट को मैं खींचूं और मेरा हाथ इस गेट पर 90 डिग्री का कोण बनाए, बेटा ऐसे बल को ही हम क्या कहते हैं, ऐसे फोर्स को ही हम थ्रस्ट बोलते हैं, यानी कि प्रणोद। यानी परपेंडिकुलर फोर्स को ही क्या बोला जाता है, थ्रस्ट। तो बेटा फॉर्मूला होता है क्या, प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, यानी दाब बराबर बल, या बल को क्या कह सकते हैं, प्रणोद, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर कितना दिया है, 10, एफ आपको निकालना है, एरिया कितना है, एरिया है आपका 2, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20, 20 आपका हो गया, 20 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा ना। थ्रस्ट हो या फोर्स हो, यूनिट क्या होगा आपका, 20 होगा, न्यूटन होगा। अगला, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एसिलेशन, यानी छोटा वाला जो जी होता है इसकी वैल्यू क्या होगी। बेटा देखो मैं आपको अर्थ बना के दिखाता हूँ, ये जी जो होता है ना छोटा वाला, ये हर ग्रह पे अलग अलग होता है ना। पहले ये अर्थ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बना। अर्थ के सेंटर पर अगर पूछेगा जी की वैल्यू क्या होगी, तो 0। ये होता है पोल, पोल कहते हैं हिंदी में ध्रुव, और ये होता है इक्वेटर। क्या होता है, इक्वेटर, हिंदी में इसको कहते हैं भूमध्य। अगर पूछे जी की वैल्यू कहाँ ज्यादा होती है, तो आप याद रखना जी का वैल्यू पोल यानी कि ध्रुवों पे अधिक होता है, किससे, इक्वेटर यानी कि भूमध्य से। भूमध्य से है ना, अधिक होगा कहाँ पे, पोल पे, ये बात याद रखना आप। धरती की सतह पे कितना होता है, धरती की सतह पे होता है 9.8 जी ऑन अर्थ, जीई 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस जी के बारे में ये तमाम चीज याद रखनी। जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर जाते हैं, मान लो मंगल ग्रह पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो वहां पे ये जी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वहां पे जी की वैल्यू
जल्दी से बताओ। तो याद रखना चंद्रमा के ऊपर क्या होगा, जितना धरती पे होगा उसमें 6 से भाग दे दो, है ना, उतना कम हो जाएगा, है ना। ये जितना ऊंचाई पे आप जाओगे इस जी की वैल्यू घटती जाती है, यानी कि कम होती जाती है। चंद्रमा पे जाओगे तो 6 से भाग दे दो। मंगल ग्रह पे अगर जाओगे, मार्स पे, तो जितना धरती पे था उसमें 10 से भाग दे दो। किससे दे दो? 10 से भाग। इतना ये जी की वैल्यू कम होती जाती है जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो ये पॉइंट एग्जाम में बहुत आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, याद रखना है। और इसी जी के ऊपर हमारा वेट, भार जो होता है ना, भार, वो डिपेंड करता है। तो W बराबर क्या होता है, mg। ये भार, वेट निकालने का फॉर्मूला है। देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, चलो कमेंट में बताओ आपका वेट कितना है। आप क्या बोलोगे? सर 10 किलोग्राम। कोई कहेगा 50 किलो, कोई 70। नहीं बेबी, सॉरी बेटा, दैट इज नॉट योर वेट। वो आपका वेट नहीं है, वो आपका मास है। जो भी आप किलोग्राम में बताते हो वो भार नहीं होता, वो द्रव्यमान है, वो m है आपका, ना कि W। W ऐसे निकालो, यानी जो 70 आपने बोला उसमें 9.8 से गुना करो, तब आपका वेट आएगा, भार। और भार की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होता है। भार का मात्रक किलोग्राम नहीं होता, वेट की यूनिट न्यूटन होती है। वेट जगह जगह अलग अलग होता है, हर ग्रह पे, क्योंकि हर ग्रह पे, हर प्लेनेट पे जी की वैल्यू अलग होगी, तो वेट भी क्या होगा, अलग। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ वेयर द वेट इज जीरो, भार कहाँ पे जीरो होगा, सेंटर पे जीरो होगा, क्योंकि जी जीरो हो जाएगा तो वेट भी क्या होगा, भार भी पृथ्वी के केंद्र पर जीरो हो जाएगा। तो बेटा आंसर क्या आएगा, मोर एट पोल, यानी कि डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ अगला। व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट इन द मैग्निफिकेशन ऑफ। देखो बेटा, जब हम दर्पण पढ़ते हैं ना, मिरर, तो वहां पे आवर्धन होता है, एक मैग्निफिकेशन, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u। वी कहते हैं प्रतिबिंब की दूरी। जैसे आप शीशा है, शीशा, उससे आपका प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, दर्पण से आपका प्रतिबिंब इमेज कितनी दूर है, उसको वी कहते हैं। यू कहते हैं वस्तु की दूरी, यानी आप कितनी दूर खड़े हो उसको यू कहा जाता है। क्लियर? तो बेटा क्या आएगा, -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे यू कहते हैं वस्तु, आप कितना दूर हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू कहते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी। या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, या फिर आप ये वाला फॉर्मूला भी m निकालने के लिए लगा सकते हैं, मैग्निफिकेशन, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई डिवाइड बाई वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई। तो जब वस्तु की ऊंचाई से ऑब्जेक्ट की हाइट से भाग देंगे इमेज की हाइट में, तो m आपका निकल कर आ जाएगा। अब या तो m प्लस का आएगा निकल कर, अगर प्लस का आता है तो जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी और सीधा होगा। क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर इमेज माइनस का आता है, माइनस का, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, यानी रियल और इनवर्टेड, उल्टा बनेगा। तो ये बात प्लीज याद रखना, m से पता लग जाएगा कैसा प्रतिबिंब है ना। अब ये कह रहा है कि व्हाट डज द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या बताएगा, तो नेगेटिव बताएगा रियल, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक है। और पॉजिटिव पूछता तो क्या बताता, वर्चुअल, यानी ए हो जाता। पॉजिटिव पूछता तो ए हो जाता, नेगेटिव पूछा है तो बी। चलो अगला, यदि आवर्धन कितना है, +2.3 है, तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर। देखो बेटा, अगर अभी बताए थे कि अगर प्लस है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, बोलो आभासी, वर्चुअल, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो आंसर ये होगा। अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता है, इमेज लार्जर, प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। अगर m 1 से बड़ा है, इमेज क्या होती है, लार्जर। और अगर m 1 से छोटा है तो प्रतिबिंब छोटा होगा, फिर वस्तु बड़ी होगी, प्रतिबिंब क्या होगा, इमेज छोटा होगा। अगर m 1 के बराबर है, समान आकार होगा, समान आकार यानी कि सेम साइज फिर।
सेम साइज होगा, तो ये भी याद रखना। तो बेटा ये 2.3 है, यानी इमेज बड़ा है, और इमेज बड़ा इसमें तो होता ही नहीं है, इसमें बराबर आकार का प्लेन मिरर, घर का शीशा। कॉन्वेक्स वो है जो गाड़ियों के सी साइड में लगा रहता है ना, पीछे देखने के लिए कि पीछे से कौन आ रहा है, वो उत्तल दर्पण है, ये तो छोटा दिखाता है। यहाँ तो एक से कम आएगी एम की वैल्यू, ये भी गलत है। कॉनकेव हो सकता है, अवतल। अवतल वो दर्पण है दांत को बड़ा देखने के लिए, डेंटिस्ट यूज करता है। सर्च लाइट, हेड लाइट होती है वाहन की, उसमें लगता है, तो ये बड़ा दिखा देता है, ये बड़ा दिखा देता है, तो इसमें एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ा आ जाएगा। ठीक है, अगला आपको बताना है, चलो। व्हाट इज द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बेटा देखो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की वैल्यू, ये कभी नहीं बदलता। 6.67 गुणा 10 की घात -11 है। यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, यानी कि आंसर होगा बी। क्यों होगा, क्योंकि केजी को ऊपर लेके जाओगे तो -2 हो जाएगा। ये फिक्स रहता है हर ग्रह पे, ये नहीं बदलता। इसकी खोज पूछा जाता है एग्जाम में किसने की, तो हेनरी कैवेंडिश नाम के एक साइंटिस्ट हैं, हेनरी कैवेंडिश। ही डिस्कवर्ड द कैपिटल जी, इसने कैपिटल जी का बेटा खोज किया हुआ है। ठीक है, अगला आपको बताना है क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज टू मेजर अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन ए बॉडी। तो भाई कार्य को कैसे मापा जाएगा, कार्य को तो जूल में मापा जाएगा। ऊर्जा हो या कार्य हो, ऊर्जा हो या कार्य हो, यूनिट भी सेम रहेगा, और क्या रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चीज, एनर्जी की भी यूनिट क्या होगा, एनर्जी की भी यूनिट जूल होगा, लेकिन एनर्जी का कमर्शियल यूनिट अगर आपसे पूछे, कमर्शियल का मतलब है व्यावसायिक इकाई। अगर आपको पूछे ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होगा, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट, तो आप याद रखना किलोवाट आवर, यानी कि किलोवाट आवर ऊर्जा की बड़ी यूनिट है। KWH शॉर्टकट में लिखते हैं, किलोवाट आवर, ये ऊर्जा का सबसे बड़ा यूनिट है। यानी कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस, व्यावसायिक। आपके घर में जो मीटर लग रहा है बिजली का, उसका यूनिट के हिसाब से बिल आता है कि भाई इस बार बिजली का बिल आया 100 यूनिट, तो इस एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। वो कमर्शियल मीटर है आपके घर में। अगर आपका बिल आया 20 यूनिट, तो 20 किलोवाट आवर का आपको बिल देना पड़ेगा। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट। और ये भी एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल होता है। ग्रह किस बल के कारण सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह जो होते हैं वो किस बल के कारण चक्कर लगाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। कारण लगाते हैं बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह जो होते हैं वो चक्कर बेटा लगाते हैं। अगला सवाल, प्लस का 2 डायोपीटर एक लेंस है। देखो बेटा लेंस की जो पावर होती है, लेंस की जो क्षमता होती है या लेंस की जो शक्ति होती है, उसकी एक यूनिट है डायोपीटर, एक मात्रक है लेंस की क्षमता या शक्ति को मापने का। तो लेंस है, एक लेंस है। देखो हमारे लेंस 2 होते हैं, एक ये होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट जितना भी इसके ऊपर आता है उसको ये एक बिंदु पर इकट्ठा करता है, ठीक है। और ये होता है कॉनकेव, इसे कहते हैं अभिसारी, इकट्ठा करने वाला, कन्वर्जिंग क्योंकि ये लाइट को इकट्ठा, और ये है अपसारी, ये फैलाने वाला है। ये कौन सा है, ये है अवतल लेंस, अवतल लेंस। ये कॉनकेव लेंस, ये लाइट को फैलाने वाला है, ठीक है। तो 2 लेंस, इसकी पावर बेटा हमेशा प्लस आती है और इसकी पावर बाबू हमेशा माइनस आती है। पावर कैसे निकाला जाता है, पावर का एक सूत्र है P बराबर 1/f। f मतलब फोकल लेंथ, फोकस दूरी, और ये हमेशा मीटर में लेते हैं। तो पावर अगर लेंस की निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फोकस दूरी होना चाहिए, वो भी मीटर में। कई बार पेपर में सेंटीमीटर दे देता है, तो आपको पहले किस में लेना है, मीटर में आपको लेना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब यहाँ पे 2 लेंस है, एक है 2 है ना, 2 डायोपीटर, और इनको जोड़ना है, इनका कॉम्बिनेशन निकालना है ना, और एक है -0.2, तो जोड़ दो बेटा इनको, सिंपली क्या आएगा आंसर, 1.75 आपका आ जाएगा। क्या आएगा, 1.75 आपका आ जाएगा।
अगला चलो बताओ आप लोग, एक बार गेट खोल देता हूँ भाई, बहुत गर्मी पड़ रही है यार अब तो दिल्ली में। बताओ। देखो ये सवाल में कहा गया है कि एक बॉल है जिसका द्रव्यमान 0.5 ग्राम है, और ये बॉल कितनी तेज चल रही है? ये 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कितना? 6 मीटर पर सेकंड से ये चल रही है। तो इसकी गतिज ऊर्जा आपको बताना है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या? 1/2 mv²। 1/2 एम कितना है? 0.5। वी कितना है? 6 × 6। दो से काटोगे 3 बार, 6×3 = 18, यानी कि 9 जूल। 9 जूल आपका आंसर आए। वहीं पर स्थितिज ऊर्जा का अगर निकालना होता, स्थितिज ऊर्जा, तो उसको हम क्या कहते? mgh उसका फॉर्मूला होता। व्हाट इज द रीजन फॉर द अपेरेंट इरेगुलर अनस्टेबल? मतलब आपको पता है कि भाई कहीं पे आग लगी हुई है, और आप आग के इस साइड खड़े हो और आपको उस साइड देखना है, तो आपको चीजें हिलती हुई दिखती हैं, है ना? आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं क्या हो गया है। आग के उस साइड आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो ये प्रकाश की कौन सी घटना है? बेटा इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन। रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट अपना मीडियम चेंज करती है। अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश अपना माध्यम बदलता है, मीडियम चेंज करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? हम अपवर्तन कहते हैं। लाइट अपना मीडियम चेंज करता है, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होती है तो वो अपने रास्ते से भटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के कारण और क्या क्या होता है? तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये भी अपवर्तन के कारण होता है बेटा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, है ना? और क्या है? हाँ, आकार बड़ा दिखना। जैसे आप पानी में किसी चीज को डाल दो, नींबू को डालो, सिक्के को डालो पानी के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसका आकार बड़ा, नींबू का, पानी का आकार बड़ा दिखता है। और बेटा अगर आपने पानी में किसी चीज को डाल दिया है, नींबू या सिक्के को आपने डाला, तो ऐसा लगेगा आपको कि उसकी गहराई कम है। जैसे समुद्र में आप देखोगे तो उसकी गहराई दूर से कम लगेगी, है ना? किसी चीज की वास्तविक गहराई से कम दिखना, तो वो भी अपवर्तन के कारण है। ठीक है, गहराई कम दिखना, गहराई कम दिखना, ये भी अपवर्तन के कारण है। बेटा सूर्य जब उदय होता है, सूर्य उदय होता है यानी निकलता है, राइज होता है, या सूर्य अस्त होता है यानी छिपता है, तो 2 मिनट का गैप आता है। 2 मिनट का क्या आ जाता है? गैप। ये भी किसके कारण आता है? अपवर्तन के कारण आता है। ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को क्या करते जाना है बेटा? याद रखते जाना। अगला सवाल बताओ चलो। कार पीछे देखने के लिए गाड़ियों में ये पूछ रहा है कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल, कॉन्वेक्स मिरर का यूज भैया किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलो बताओ फटाफट से कमेंट। उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है ना, वो इस तरीके से दिखता है। इसको उत्तल दर्पण, ये इस तरीके से आपको दिखेगा बच्चों। ये ये जो दर्पण होता है ना, ये क्या करता है? ये अपसारी है। ये क्या है? अपसारी, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नहीं, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब ये लाइट को फैला देता है। ठीक है, ये लाइट को फैलाता है ये। ठीक है, ये डाइवर्ट करता है बेटा। और लेकिन ये वाला अगर पूछता, ये है कॉनकेव, ये क्या है? अवतल, यानी कि ये कॉनकेव है, ये इकट्ठा करता है। ये लाइट को क्या करता है? इकट्ठा, यानी कि कन्वर्ज, कलेक्ट करता है बेटा ये, इसीलिए इसको कहते हैं कन्वर्जिंग, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, है ना? याद हो गया यहां तक आपको? अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। पहले इसका आंसर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? जैसे ये कोई मैग्नेट है, चुंबक, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं जो होती हैं वो इस तरीके से होती, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है, यानी ये बाहर भी होती हैं और अंदर भी। देखो बाहर इनकी दिशा होती है, एग्जाम में ये पूछा जाता है
कि बाहर जो इनकी दिशा होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण। और अगर चुंबक के अंदर पूछेगा इनसाइड, तो होगा साउथ से नॉर्थ होगा, है ना, याद रखेंगे। अब कोई भी दो रेखा, अब इसके बारे में पूछा है कौन सा सही नहीं है। कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, ये तो सही कह रहा है, नहीं काटती। चुंबकीय क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को क्षेत्र रेखाओं की निकटता, बिल्कुल। जहां पर ये नजदीक होती हैं आप देखेंगे कि ये इनकी जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये पोल्स पर नजदीक होती हैं, यानी ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी कम होती है, इसलिए पोल्स पर इनकी ताकत ज्यादा होती है, चुंबक की ताकत ज्यादा होती है, ध्रुवों पर बीच में चुंबक की ताकत बहुत कम हो जाती है। क्लियर, ये भी सही कह रहा है। और सी ऑप्शन क्या है भी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं होती, ये गलत है भाई। कहाँ गया सी ऑप्शन, इनसाइड द मैग्नेट आउट, ये भी सही है। सी ऑप्शन जो है वो बेटा गलत कह रहा है। सी ऑप्शन क्या है, ये वाला है सी ऑप्शन, ये गलत कह रहा है। कह रहा है कि ये बंद वक्र नहीं होती, भाई ये बंद वक्र होती हैं, क्लोज होती हैं, ये कह रहा है क्लोज नहीं होती, तो ये गलत कह रहा है। अगले सवाल पर चलते हैं बेटा, एक अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आप लोग बताना अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना, बताओ। कहता है 1 किलोग्राम द्रव्यमान अच्छा सॉरी, तो बाई मिस्टेक गलत क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा एरर थी बेटा, इसको थोड़ी देर छोड़ो। हाँ, एक दो क्वेश्चन में एरर आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ बेटा। चलो बेटा बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये कह रहा है कि 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाई जाती है, यानी कि द्रव्यमान जो है वो कितना है, 8 किलोग्राम। हाइट जो है इसकी ऊंचाई, वो 5 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा पूछा है बेटा, mgh फॉर्मूला होता है आपको पता है। एम कितना है 8, एच जी कितना है, जी मत लो अब, नहीं दिया ऑप्शन। एच कितना है 5, वैसे जी 9.8 लेते हैं, तो 8 पन्ना कितना होगा 40 जी आपका उत्तर होगा। 40 जी आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन पावर वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस, यानी कि देखो पावर वोल्टेज और रेसिस्टेंस के बीच में संबंध पूछा है, तो ये बेटा फॉर्मूला याद रखो। देखो एक ओम्स लॉ होता है, ओम का नियम, दो फॉर्मूले याद कर लो आप लोग। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल जरूर आता है आपके एग्जाम में, तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले याद करवा रहा हूँ, इनको आप याद कर लेना। एक होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ये होता है V इक्वल टू आई आर, वोल्टेज बराबर करंट इनटू प्रतिरोध। एक ये याद कर लो, है ना। एक हमने आपको पहले बताया था कि I बराबर क्या होता था, Q अपॉन T, ये होता था। एक होता है V बराबर W अपॉन Q, यानी कि वोल्टेज, V मतलब वोल्टेज, Q मतलब आवेश चार्ज, W मतलब कार्य वर्क। ये प्लीज फॉर्मूले याद कर लो, कार्य वर्क। I तो जानते हैं करंट, है ना। P मतलब पावर। तो ये फॉर्मूले से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, इसलिए इनको क्या कर लीजिए, रेसिस्टेंस के दो फॉर्मूले पहले ही मैं लिखवा चुका हूं, है ना, प्रतिरोध के। अच्छा अगली बात अगर मैं आपसे पूछूं एक और, कि भाई हीट निकालने को अगर पूछे तो आई स्क्वेयर आर टी, आई मतलब करंट विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध रेसिस्टेंस प्रतिरोध, टी मतलब टाइम यानी कि समय। तो अगर देखो हीट, एच का मतलब क्या है, हीट उष्मा। देखो अगर कोई वायर है तार, अगर कोई कंडक्टर है सुचालक, उसमें करंट जा रहा है, और जैसे कोई भी चीज है उसमें करंट जा रहा है और उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है आर, तो उसकी कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में बाहर आ जाती है, हीट के रूप, उसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। क्लियर, उसको इस फॉर्मूले से बेटा निकाला जाता है। अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है यार, लग रहा है क्वेश्चन ज्यादा ही हो गए, ऐसा क्वेश्चन जो है ज्यादा हुआ है। चलो बताओ, एक बस शुरुआत में 60 मीटर की दूरी 30 सेकंड में जाती है, ये सेकंड है बेटा, 30 सेकंड में, और अगले 80 मीटर की दूरी 40 सेकंड में जाती है, तो औसत चाल। बेटा जब भी एवरेज स्पीड निकालने को बोले, औसत चाल, ये होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है, कुल दूरी
बटे कुल समय आपका होता है। तो कुल दूरी कितना है, 60 मीटर गया, और 60 और 80 कितना हो गया, 140। कुल समय कितना है, 30 सेकंड जाने में और 40 सेकंड आने में, यानी 70। 30 और 40 70, तो 2 आएगा आपका, 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो जब भी औसत चाल निकालने को बोले, एवरेज स्पीड जब आपको निकालने को बोले, तो कैसे निकाला जाता है बेटा, कुल दूरी बटे कुल समय। अगला बताओ, वर्क डन बाई ए पर्सन पुशिंग ए ब्रिक पैरेलल टू द ग्राउंड विद ए फोर्स। देखो भाई, आपको पता है कि कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य कितना दिया है, 3 जूल। 3 जूल आपका कार्य दिया है। फोर्स कितना लगाया जाता है, 2 न्यूटन। विस्थापन पूछा है, तो 2 से भाग दे दो, 3/2 बराबर क्या आएगा, एस, यानी कि 1.5 आपका आंसर होगा। क्या आएगा, 1.5 आपका आंसर होगा। क्लियर। अगला, आई पावर ऑफ ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, उसकी आंख में जो चश्मा लगा हुआ है, उसके लेंस की पावर आपको दी। कितना दिया है पावर आपको, पावर का फॉर्मूला बेटा हमेशा पहले भी बताया था, 1/f ये पावर का फॉर्मूला होता है। और ये माइनस का दे रखा है। मैंने क्या कहा था कि अगर पावर माइनस का है तो जो लेंस होगा वो अवतल होगा, कॉनकेव, और अगर पावर प्लस का है तो जो लेंस होगा वो उत्तल होगा, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे आंसर, ये पावर जो दे रखा है वो माइनस का है। माइनस का है तो देखो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो भाई, पावर कितना दिया है, 0.5। एफ आपको निकालना है। एफ बराबर क्या होगा, 1/, भाग हो जाएगा 0.5, पॉइंट से ये कटेगा। एफ बराबर क्या आएगा, भाग देंगे तो आप आएगा 2 मीटर, यानी फोकस दूरी आप लोगों का कितना आया, 2 मीटर आपका फोकस दूरी यहाँ पर आ गया है। कितना आ गया, 2 मीटर। और लेंस का पता चल गया था कि माइनस अगर है तो क्या होगा हमारा, माइनस अगर है आप लोगों का तो माइनस में ही आएगा। ये भी, ये माइनस में था, माइनस में ही आंसर आएगा, तो आंसर ए होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह से पता चला कॉनकेव लेंस है। क्या पता चला, कॉनकेव आपका लेंस है। आगे बढ़े बेटा अगले सवाल पर। कहता है कि आवर्धन, अब भैया ये तो बहुत आसान है कि आपको इस क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन निकालना है। किसके लिए, ये तो फॉर्मूला है, एम बराबर क्या होता है। देखो, अगर दर्पण के लिए आवर्धन निकालना है, एम बराबर माइनस, ये है दर्पण के लिए, मिरर के लिए, फॉर्मूला अलग अलग है दोनों का। वी मतलब इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब की दूरी। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी। एम बराबर V/U, ये लेंस का है। ये किसका है, ये लेंस का है। आगे बढ़े अगला, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल 5 न्यूटन है और उसकी आरंभिक स्थिति से 3 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो कार्य आपसे पूछा है। कार्य बराबर होता है क्या, बल गुणा विस्थापन। ठीक, यहाँ पर आपको फोर्स कितना दे रखा है, तो फोर्स हमेशा चेक कर लेना कि न्यूटन में होना चाहिए। तो क्या सही है, न्यूटन में 5 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, दूसरी बात, विस्थापन आप लोगों का कितना दे रखा है, 3 मीटर। आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, W = 15 न्यूटन मीटर, या फिर आपका जूल आंसर हो जाएगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया। बताइए एक बार सभी, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, कभी भी आप देखेंगे, आज देखेंगे, आज से 1 साल बाद देखेंगे, 6 महीने बाद देखेंगे, आज से 10 दिन बाद देखेंगे, एग्जाम से पहले आप लोग किसी भी रेलवे के एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाना। किसी भी एग्जाम से पहले वीडियो को जरूर देख कर जाना। अगले क्वेश्चन पर हम जब बढ़ते हैं तो बताइएगा, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 12 ओम। देखो बेटा, आपको यहाँ पे क्या पूछा है, पोटेंशियल V, पोटेंशियल डिफरेंस। V का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कहते हैं। तो V आपको निकालना है, फॉर्मूला क्या होगा, IR आपका हो जाएगा। V = IR। I कितना दिया है, 2, R कितना दिया है, 12। तो आंसर क्या आएगा, 24 वोल्ट आपका आंसर होगा। 24 वोल्ट आपका आंसर। कितने तो आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना। अगला, यह एक बस 30 सेकंड में 12 की स्पीड से बढ़कर 30 की स्पीड से चलने लग जाती है, तो भाई बस द्वारा तय की गई दूरी। देखो बेटा, बस पहले कितनी स्पीड से चल रही थी, 12 की स्पीड से, बाद में कितनी तेज चलने लग जाती है, 30 की स्पीड से। हमें कितना लगता है उसको, 30 सेकंड। तो बेटा U कितना दिया है, U आपको 12। शुरुआत का जो वेग होता है उसको U कहते हैं, शुरुआत का जो वेग होता है उसको U। बाद में जो होगा, बाद में जो आपका वेग होगा वो आपका क्या हो जाएगा, V।
तो u से चल रहा था स्टार्टिंग में 12 से, और बाद में कितने तेज चलने लग जाता है, 30 से चलने लग जाता है। टाइम आपको कितना लगता है, टाइम आपको 30 सेकंड लगता है। तो आपको इस क्वेश्चन में बस के द्वारा तय की गई दूरी, मेरे बच्चे जब भी गति से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको गति के 3 समीकरण याद करने। क्या करने, गति के 3 समीकरण। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तीसरा होता है v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। s मतलब होता है विस्थापन या दूरी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। a मतलब होता है त्वरण, एक्सीलरेशन। क्लियर? हाँ। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, दूरी। तो आप या तो दूसरा वाला समीकरण लगाओ क्योंकि s निकालना है, या तीसरा लगाओ। लेकिन मुझे a तो चाहिए होगा ना पहले, तो a निकाल लो। a का सूत्र होता है त्वरण निकालने का, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी 30 में से 12 गया और समय कितना है 30, यानी 18/30। 6 से काट सकते हैं, 6 से 3 बार, 3 से 5, यानी कि a की वैल्यू आपकी 3/5 आ गया। a की वैल्यू कितना आ गया, 3/5। अब सेकंड इक्वेशन आप लगा दो, s बराबर, पहला वाला क्यों नहीं लगा सकते सर? पहला वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि इसमें s नहीं है, आपको तो s निकालना था। s अगर निकालना है तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, s निकालना है, u कितना है 12, t कितना है 30 प्लस 1/2, a कितना है, a है आपका 3/5, t कितना है, t आपको दिया है 30 गुना 30 कर दो भैया। s बराबर क्या आएगा, 12 तिया 36, 360 आ गया। 2 से काटोगे तो 15 बार, 5 से काटोगे तो 3 बार, 30 तिया 90, 90 तिया कितना आएगा 270। बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट आपको करनी पड़ेगी। 630 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया, 630 आपका आंसर आ गया। बताओ। बताइए बेटा। ये इसलिए जो बच्चे पहली बार YouTube चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपको सच में कोई डिस्टरबेंस नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। सीधा पढ़ाने से मतलब है। डेली लाइव 4 बजे क्लास चलती है, डेली देखा करो साइंस भाई पुष्पेंद्र चैनल पर, है ना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ आप लोगों से, 1 रुपया मुझे नहीं चाहिए, फ्री में पढ़ाऊँगा। बस सब्सक्राइब कर लेना, चैनल ज़्यादा बड़ा होगा तो ज़्यादा बच्चों तक चीज़ें पहुँचा पाऊँगा, फ्री में अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो बेटा समझ में आया। अच्छा, एग्जाम में, रेलवे में कई बार ये सवाल पूछा गया कि मेरे प्यारे बच्चों, गति का जो पहला समीकरण है, फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये कौन सी 2 चीजों के बीच में संबंध को बताता है? तो ये वेग तथा समय। लिख लो बेटा, मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम यानी वेग और समय के बीच में संबंध को बता पाता है। गति का जो दूसरा समीकरण है ये स्थिति तथा समय, ये क्या बताता है? स्थिति तथा समय यानी पोजीशन एंड टाइम, पोजीशन एंड टाइम, इन दोनों के बीच में संबंध बताता है। गति का जो तीसरा समीकरण है ये वाला, ये बताता है वेग तथा विस्थापन। ये किस किस के बीच में बताता है? वेग तथा विस्थापन यानी कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में बताता है। किसके बीच में बताता है? वेलोसिटी और टाइम। तो आई थिंक आपको ये तीनों के तीनों समझ में आ गए होंगे। अगला बताओ, चलो देखते हैं इसका आंसर कौन देगा आप में से। कहता है 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक बक्से पर 20 सेकंड तक बल लगाया जाता है। वह बक्से को 5 से बढ़ाकर, देखो बेटा शुरुआत में बक्सा कितनी तेज चल रहा था? 5 के वेग से। बाद में बक्सा कितनी तेज चलने लग जाता है? 15 के वेग से। समय कितना लगा बक्से को चलने में? 20 सेकंड का समय लगा। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? आपको फोर्स निकालना है, बल। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F बराबर ma। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है बल निकालने का वो क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे कि अब यहाँ पे आपको ए तो पता है नहीं, एम तो पता है। एम कितना है? 10 किलोग्राम है।
m आपका 10 है, लेकिन a तो निकालना पड़ेगा। तो a बराबर कैसे निकलता है, v माइनस यू बटे टी, यानी वेग में परिवर्तन। तो वेग कितना था, बाद में 15, पहले 5 था, समय कितना है 10, यानी 10 बटा 1 बटा 2। तो a कितना है 1 बटा 2, 2 से काटो इसको, यानी कि 5 न्यूटन आपका आ गया। कितना आ गया, 5 न्यूटन आपका आंसर। कितना आ गया, 5 न्यूटन आपका बेटा आंसर यहाँ पर आ गया। क्लियर, मजा आ रहा है भाई पढ़ने में तुम लोगों को? एक बार कमेंट तो कर दो वीडियो के नीचे। बिल्कुल। अगला, प्रतिरोध के श्रेणी संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? श्रेणी में, जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं, श्रेणी में जुड़े होते हैं, यानी कि आमने सामने आगे पीछे जुड़े होते हैं, रेसिस्टेंस प्रतिरोध, तो टोटल कैसे निकाला जाएगा? टोटल जो होगा वो कैसे निकाला जाएगा बताओ? आमने सामने सीरीज ऐसे, ये R1 है, ये R2 है, तो टोटल कैसे निकलेगा सीरीज में? R1 प्लस R2, ठीक है। सम ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकलेगा टोटल? हाँ, तो आंसर क्या आएगा ऐसे। पैरेलल में क्या होता था, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो श्रेणी सीरीज में आपका टोटल बी आपका ऑप्शन हो जाए। क्लियर। अगला आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, वर्क डन जो होता है वो कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो बेटा डब्ल्यू बराबर क्या बताए थे हम आपको, बल गुणा विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि क्या होगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब यहां पर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिर रही होती है तो कौन सी राशि स्थिर नहीं रहती? देखो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है ना, त्वरण जी की वैल्यू कभी नहीं चेंज होगी। धरती पर अगर गिर रहा है 9.8 मीटर पर, ये कैपिटल जी बड़ा वाला जी ये भी कभी नहीं बदलेगा, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। तो दूरी बदल जाएगा, जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तो डिस्टेंस जो होगा, हाइट जो होगी वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी बेटा, हाइट क्या होती जाएगी, कम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक भाग है? यांत्रिक ऊर्जा, तो बेटा देखो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों को जोड़कर आता है। यांत्रिक ऊर्जा जो होता है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, वो दो ऊर्जाओं को जोड़कर आता है, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, क्योंकि करना तो दोनों ही है आप लोगों को। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है वही आप लोगों को इस मैराथन में करवाए जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों को अविलक्षित गुण नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? देखो बेटा मैटर किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उसे कहते हैं जिस चीज में मास होता है, जिस चीज में द्रव्यमान होता है और जो चीजें जगह घेरती हैं उसको पदार्थ कहते हैं। तो इस दुनिया में जो सब दिख रहा है वो सब क्या है, पदार्थ। और पदार्थ किससे मिलकर बनता है, छोटे छोटे एटम, छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बनता है। तो ये स्पेस होता है, इसमें पूछा है कौन सही है, नोट्स नहीं सही है। दे आर इन कॉन्टैक्ट मोशन, ये बिल्कुल सही है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे आर वेरी लार्ज इन साइज, ये गलत है। साइज में बड़े नहीं होते, साइज में छोटे होते हैं। साइज में बड़े नहीं होते, साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में आइसोबार किसे कहते हैं? आइसोबार समभारिक, देखो नाम से ही पता चल रहा है, सम का मतलब समान, भार का मतलब मास। तो जिन चीजों का सेम मास होता है यानी समान भार होता है लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक अलग होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, अलग होता है, उनको आइसोबार बोलते हैं। ठीक है। तो हैव डिफरेंट एटॉमिक मास गलत बात है ना, हैव द सेम नंबर ऑफ क्या, सेम एटॉमिक मास, ये सही है। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। लेकिन आइसोटोप क्या होता है फिर? आइसोटोप जिसे समस्थानिक कहते हैं, समस्थानिक क्या होता है, आइसोटोप समस्थानिक क्या होता है बेटा? आइसोटोप ये होता है कि इसका अपोजिट कर दो, उल्टा। आइसोटोप में नंबर सेम होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है।
परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान, लेकिन डिफरेंट एटॉमिक मास, डिफरेंट एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार, परमाणु भार क्या होगा? अलग। ऊपर देखो, जो ऊपर लिखा जाता है वो मास होता है, जो नीचे लिखा जाता है वो नंबर। आइसोटोप जैसे एक होता है 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। तो देखो तीनों के नीचे नीचे 1 है, तो यानी कि नंबर तो सेम है, परमाणु क्रमांक। ऊपर क्या है? 1 2 3, यानी कि मास क्या है? अलग अलग है ना। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। पहले वाले का नाम होता है प्रोटियम, दूसरे वाले का नाम होता है ड्यूटेरियम, तीसरे वाले का नाम होता है ट्राइटियम, तीसरे वाले का नाम क्या होता है? ट्राइटियम। क्लियर है? बताओ। तो ऐसे बेटा निकाला जाता है ना, ऐसे निकाला जाता है। इसका पीने वाले पानी में प्रयोग करते हैं, भारी जल में इसका यूज होता है दूसरे वाले का। अगला क्वेश्चन आप लोग बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य की तुलना में समजातीय नहीं है, मतलब एक जाति का नहीं है? देखो ये क्या लिख रहा है? CH3OH, C2H5OH, 6H5OH। बताइए कौन सा एक जाति का नहीं है? देखो वैसे तो आपको बता दूं कि ये मीथेनॉल है, ये इथेनॉल है, ये फिनॉल है, ये नहीं है। ये सब एल्कोहल ग्रुप के हैं बेटा। एल्कोहल ग्रुप वो होता है जिसके पीछे OH लगता है, एल्कोहल समूह, क्रियात्मक समूह कहते हैं ना जिसको, फंक्शनल ग्रुप। लेकिन पहला वाला कोई फिट नहीं बैठता है, वो गलत है आपका। ये फिनॉल का है ना। हाँ, ये क्या है? इथेनॉल, जो पीने वाली शराब होती है, ये कच्चा शराब मिथेनॉल है ना, ये गलत हो जाएगा। अगला बताओ, कार्बन 12 जो होता है उसमें इसका द्रव्यमान क्या है कार्बन का? तो आप याद रखना कार्बन का मास क्या होगा? 12। जब लिख ही रहा है कार्बन 12, तो कार्बन का जो मास होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? 12। अच्छा एक बात बताओ, कार्बन 14, कार्बन का एक समस्थानिक होता है आइसोटोप जिसका नाम है कार्बन 14, इसका क्या यूज होता है? तो आप याद रखना इसका यूज है कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जीवाश्म जो होते हैं, उनकी आयु का पता लगाने में होता है। किसमें? यूज्ड टू डिटरमाइन, यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ फॉसिल्स, यानी जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में, जीवाश्मों की आयु का पता लगाने में प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है ना। अच्छा, एक आयोडीन का भी आइसोटोप होता है, आयोडीन 131। इसका प्रयोग घेंगा के इलाज में, गोइटर ट्रीटमेंट, घेंगा के इलाज में इसका प्रयोग होता है, घेंगा के इलाज में इसका प्रयोग होता है ना, ये भी याद रखना। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज में, कैंसर के इलाज में इसका प्रयोग होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट। तो ये बात आपको याद रखना है। अगला, क्वथना मतलब कह रहा प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस, यानी कि द्रव का गैस में पानी का भाप बन के उड़ जाना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, या फिर इसको वेपोराइजेशन है ना, इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन। बादल का बनना इसी का उदाहरण है, बादल बनना यानी कि क्लाउड फॉर्मेशन, बादल का बनना इसी का उदाहरण है ना। इसका इवेपोरेशन। सब्लिमेशन क्या होता है? उद्रपातन। जब बेटा कोई सॉलिड यानी कि ठोस, जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदल जाए तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। डिपोजिशन किसे कहते हैं? निक्षेपण। निक्षेपण किसे कहते हैं? जब गैस डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाए, है ना। फ्यूजन किसे कहते हैं? फ्यूजन मतलब जब कोई सॉलिड ठोस लिक्विड यानी कि द्रव में बदल जाए, जब कोई ठोस द्रव में बदल जाए तो उसको फ्यूजन कहा जाता है। अगला, आपको बताना है पदार्थ की कौन सी अवस्था है जो अत्यधिक संपीड़ित है, यानी जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं सबसे ज्यादा। कौन सी स्टेट है जिसको आप प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं? बताइए। बताओ बेटा।
बेटा जो गैस स्टेट होती है हमारी, जो गैस अवस्था होती है वो क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड को तो दबा नहीं पाएंगे, लिक्विड को भी उतना नहीं कर पाते कंप्रेस, तो गैस जो होती है उसको आराम से आप लोग कंप्रेस कर सकते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे आम अनुप्रयोग पीओपी जो होता है, पीओपी, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये पीओपी का फॉर्मूला है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, हेमी मतलब आधा, ये कब बनता है, इसका यूज क्या है, किसके काम है, सबसे आम अनुप्रयोग, विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन, आग बुझाने में काम आता है भाई, ऐसा तो नहीं है। मेकिंग मोड्स, ये सही है, हड्डियों टूट जाती हैं, प्लास्टर वगैरह चढ़ाने के काम आता है। अच्छा ये बनता किससे है, ये जिप्सम से बनता है। जो जिप्सम होता है ना बेटा, जिप्सम, उसको जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तब जाके पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। इसको इतना गर्म करने से ये तैयार होता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस यौगिक के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है ना, यानी कि किसको गर्म करने से कैल्शियम, क्या कह रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। बताओ बेटा, आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करो, पत्थर, चूना पत्थर, इसको गर्म करने से ये होता है बिना बुझा चूना, इसे कहते हैं क्विक लाइम, बिना बुझा चूना प्लस CO। और बेटा जब कोई चीज को गर्म करने पर वो टूट जाता है तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऊष्मीय विघटन उसको कहते हैं। क्लियर, उसको क्या कहते हैं, ऊष्मीय विघटन उसको बोलते हैं। अगले सवाल का आंसर आप लोग बताओ क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, कि जहां से हीट बाहर निकले, भाई ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहां से क्या होता है, हीट, ऊष्मा बाहर निकले, उसको एक्सोथर्मिक। तो आपको ये बताना है इज नॉट एक्सोथर्मिक, तो बेटा रेस्पिरेशन जो होता है ये एक्सोथर्मिक है, हीट बाहर निकलती है क्या, बिल्कुल। फोटोसिंथेसिस गलत है, ये हीट लेता है। प्रकाश संश्लेषण वो प्रक्रिया है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, तो सनलाइट की उपस्थिति में बनाते हैं, है ना, तो वो तो हीट या लाइट लेते हैं, देते नहीं है, लेते हैं। तो जो लेता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, उसको कहते हैं ऊष्मा अवशोषी, उसको ऊष्मा अवशोषी कहते हैं। बाकी इसके अलावा तीनों जो हैं ABD ये सब एक्सोथर्मिक हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, बताओ कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो आप लोग इसका आंसर बताएंगे, आप लोग जानते होंगे। इस वीडियो के कमेंट में मैं आपको कम से कम 2-3 क्वेश्चन दूंगा जिनके आंसर आप लोगों से पूछूंगा। ये हर कोई जानता है, देखो सोडियम पोटेशियम तो होगा नहीं, क्यों, अब मैं आपको हिंट भी दे दिया कि सोडियम पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, ये खुले में भी आग पकड़ने लग, इसलिए इनको केरोसिन के तेल में भिगो कर रखा जाता है। ये तो है नहीं बेटा, ये तो आपकी है ना। अब इन दोनों में से आपको आंसर बताना है। अगला सवाल आपको बताना है, बताओ क्या है। निम्नलिखित में से किस तापमान पर ठंडा होने पर द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाता है, कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाएगा, उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे, है ना, लिक्विड का सॉलिड में बदल जाना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट होती है कि जब कोई द्रव जिस तापमान पर गैस में बदलेगा उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक बिंदु उसको कहते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है, यानी कि अग्निशामक यंत्र बनाने में किया जाता है, बेटा बेकिंग सोडा। देखो इन चारों में से और किसी का यूज तो नहीं होगा, लेकिन जो खाने वाला सोडा होता है ये, इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका आग बुझाने में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब इसको आप आग के ऊपर फेंकेंगे, आग के ऊपर जब आप इसको डालेंगे तो इसमें से CO2 गैस निकलेगा, क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, जिसकी वजह से आग बुझेगा। खाने वाला सोडा है, इसको आप आग के ऊपर डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2।
जिसकी वजह से आग बुझ जाएगी। ये बात आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों कि ये एक बेसिक भी होता है, यानी कि ये क्षारीय होता है। अगर मान लीजिए कई बार पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, आपको कुछ मिल नहीं रहा, एसिडिटी कैसे दूर होगी, तो आप वहाँ पे बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पेट की एसिडिटी को भी दूर कर देगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग बताना क्या आएगा। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा है जो विषमांगी, विषमांगी का मतलब क्या होता है, हेट्रोजिनस। देखो बेटा, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है, एक विषमांगी। समांगी वो होगा जिसमें चीजें मिलने के बाद दिखाई ना दे, जैसे पानी में चीनी मिलाया, पानी में नमक मिला दिया, तो घुल जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, तो उसको क्या कहते हैं, होमोजिनस यानी कि समांगी। लेकिन जहां पे चीजें अलग अलग दिख जाएंगी उसको हेट्रोजिनस, जहां दिख जाएंगी, जैसे पानी में आप तेल को मिलाओ तो अलग से ही दिखेगा, तो ये कैसा मिश्रण हो जाएगा आपका, ये हमारा विषमांगी मिश्रण बेटा हो जाएगा। ठीक है, अगला, A series of compound in which the functional group release hydrogen in the carbon chain is called। बताओ, यौगिकों की एक श्रृंखला जिसमें एक ही क्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है, बताओ। तो बेटा उसको हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो होमोलोगस का मतलब पता है क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं C4H10, अब देखो यहाँ पे हर अगला जो मेंबर आएगा, अगला जो मेंबर आएगा उसमें CH2 कम कर दो, यानी कि एक कार्बन को कम करो, दो हाइड्रोजन को, तो एक कार्बन कम होगा, तो C कितना रहेगा 3, और ये कितना हो जाएगा H8। अब अगला जो आएगा उसमें भी CH2 कम कर दो, यानी कि C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 6। अगला जो आएगा उसमें क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम करो, दो हाइड्रोजन, CH4। तो जब CH2 डिफरेंट, CH2 ग्रुप से अलग अलग होते हैं उसको होमोलोगस सीरीज के नाम से बेटा जानते हैं। क्लियर, होमोलोगस सीरीज उसको कहते हैं। अगला आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बाबू देखो एक बात बताएं, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जहां पे कार्बन और हाइड्रोजन, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड संतृप्त और एक होता है अनसैचुरेटेड असंतृप्त। देखो भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, सैचुरेटेड जो होता है ना, इसका एक टाइप आता है, क्या आता है, एल्केन, है ना, और एक होता है अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त। ठीक है, एक इसका आता है एक एल्कीन और एक इसका आता है एल्काइन। एल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n, आवाज आ रही है मेरी, CnH2n, और इसका जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, इसका होता है CnH2n+2। क्लियर। अब आपको ये पूछना है कि संतृप्त कौन सा है भाई, देखो जिसमें एन आएगा, एन पीछे एन आएगा वो संतृप्त है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन एकमात्र ऐसा है जिसमें एन आपका आ रहा है, जिसमें एन आपका आ रहा है वो संतृप्त है। अगला आपको बताना है, वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों द्वारा श्वसन के लिए उपयोग की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज यूज्ड बाय टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। किसका प्रयोग आप लोग सांस लेने में करते हैं, तो आप कहेंगे सर जी ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं हम कौन सी गैस, तो आप क्या बोलेंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम छोड़ते हैं। ठीक है, अगला आपको बताना है बेटा क्या आएगा, ब्यूटेनल में मौजूद क्रियात्मक समूह क्या है। देखो फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, क्रियात्मक समूह, ये किसी के पीछे जुड़ते हैं, है ना, तो इसमें देखो पीछे क्या दिख रहा है आपको, अल, अल अगर आपको दिख जाए तो अल्डिहाइड ग्रुप होता है, यानी इसमें पीछे Al, इसकी पहचान है क्या आएगा Al। कीटोन में पीछे क्या आएगा ONe, एल्कोहल में क्या आएगा ऑल, इथीन में क्या आएगा इन। अब देखो अल का मतलब होता है, या तो आपको फॉर्मूले में क्या दिख जाएगा पीछे CHO, अगर किसी के फॉर्मूले में CHO दिख गया तो वो अल का फॉर्मूला है, अगर आपको किसी के फॉर्मूले में क्या दिख गया CO दिख गया तो वो कीटोन है, अगर OH दिख गया तो एल्कोहल। ठीक है, अगला
अगला बताना है निम्नलिखित में से किस तत्व की तुलना में कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है। आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉपर इन चारों में किससे ज्यादा रिएक्टिव है। देखो पोटेशियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव धातु होती है, सिल्वर से सिल्वर क्या है तुलना में कॉपर अधिक रिएक्टिव है, मतलब ये पूछा है। देखो सोडियम भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो चांदी जो है चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है, चांदी से ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर, तांबा, ठीक है, कॉपर अधिक रिएक्टिव है चांदी से। आगे बढ़े, अगला बताओ। द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस से ठोस, यानी गैस को आपको अगर ठोस में बदलना है, गैस है, गैस को ठोस में अगर आपको बदल देना है, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा डिपोजिशन। क्या कहते हैं? डिपोजिशन इसको कहते हैं, गैस को डायरेक्ट ठोस में बदल देना। अगला आपको बताना है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद ड्राई CaOH का। देखो ब्लीचिंग पाउडर आपको बनाना है तो इसमें क्या मिलाओगे, ये जो लिखा है ना ये चूने का पानी है। पेपर में ये भी पूछा जाता है कि CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला है, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे चूने का पानी, या इसे बुझा चूना कहते हैं। चूने का पानी या इसको क्या कहते हैं? बुझा चूना इसको कहते हैं। तो इसमें क्लोरीन जब आप डालोगे, क्या डालोगे इसमें? क्लोरीन आप डालोगे, क्लोरीन, तो ये आपका बनेगा CaOCl2 प्लस H2O, यानी कि चूने के पानी में क्लोरीन डालने से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। तो बेटा क्या डालने से बना है, क्या डालने से बना है, जल्दी से बताओ। क्लोरीन डालने से आपका बना है। क्या डालने से बना है भाई? क्लोरीन आपका डालने से बेटा बना है। अगले सवाल पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बताओ, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी चीज प्राप्त होती है? जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो बेटा कार्बन के साथ CO चला जाएगा, यानी कि CO प्लस ZN, CO प्लस ZN, तो ये दोनों आपके बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बोलो। विस्थापन अभिक्रिया होता है ये, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको कहते हैं, कि जब ज्यादा रिएक्टिव, ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को हटाकर उसकी जगह जुड़ जाता है। ठीक है, इसका आंसर, अब देखो ये आंसर बहुत छोटा है इसीलिए आप लोगों से भी पूछ लेते हैं बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप बताओ कि जब मैग्नीशियम का हवा में दहन करते हैं, जलाते हैं, तो कौन सी रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? बताओ। ठीक है, अगला, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंधन बनाने की एक क्षमता होती है। कार्बन कार्बन से ही लगातार जुड़ सकता है ना? तो इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को या इस विशेषता को क्या कहते हैं? कार्बन कार्बन से लगातार जुड़कर एक लंबी सी चेन बना लेता है, तो इस गुण को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ बेटा। तो इस गुण को बेटा हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं? इस गुण को श्रृंखलन के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है इसको? श्रृंखलन, यानी कैटिनेशन के नाम से को जानते हैं। अगला आपको बताना है कि 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? व्हाट इज द मास नंबर ऑफ एन एटम विद 13 प्रोटॉन एंड 14 न्यूट्रॉन? तो मास आपको निकालना है बेटा, मास क्या होगा? तो मास जो होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर आएगा। तो आंसर क्या आएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, यानी 13 और 14 कितना आएगा? 27 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 27 यूनिट आप लोगों का आंसर यहां पर हो जाएगा। क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देते। अगला आपको बताना है, जल्दी से बताओ। मीथेन को जब ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? देखो बेटा, मीथेन क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है CH4। इसको ऑक्सीजन के संपर्क में जलाएंगे तो CO2 बनता है और वाटर बनता है। तो B आपका हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और H2O यानी कि वाटर आपका बनता है। ठीक है मेरे भाई, अब एक सवाल मैं आपको और होमवर्क का दे रहा हूं। ठीक है, ये आपको होमवर्क में बताना है मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया लगा, सवाल जितने भी पढ़ाए हैं इनमें से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप लोग पूरा एकदम पढ़ के जाइएगा बेटा जितना भी पढ़ाया। बाकी 4 बजे डेली क्लास चलती है, उसको आप लोग रोज देखना और अच्छे से आपकी और तैयारी हो जाएगी सभी रेलवे एग्जाम के लिए।
बाकी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए देखो, अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो कंप्लीट हमारा साइंस का ये स्पेशल बैच है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने इस बैच में एडमिशन ले लिया तो आप लोगों को कोई रोक ही नहीं पाएगा विज्ञान में पूरे नंबर लाने से। ये बैच हमारा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाना, डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे ये पूरा साइंस का बैच आपको मिल जाएगा। हर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी है और सभी एग्ज़ाम जो रेलवे के अलावा भी होते हैं उनके लिए भी आपका यही बैच बेटा काम करेगा। ठीक है, 399 का आपको मिल जाएगा। इसकी 2 साल की वैलिडिटी है और न्यू ईयर पे तो ये ऑफर में भी आपको आने वाला है ना। न्यू ईयर पे तो ऐसे समझो 199 रुपये तक भी आपको ये मिल सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप लोग इसको ले सकते हैं। पहले विजिट करो, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओ, ये बहुत बेहतरीन तरीके से, और इसका रिकॉर्डेड भी है, वो और सस्ता आपको मिले रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी, एक बार प्यारा सा दिल जरूर भेजना कमेंट बॉक्स में और कमेंट में बताना कैसी लगी आप लोगों को ये क्लास। थैंक यू सो मच सभी मेरे प्यारे बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखिएगा और ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए, लव यू सो मच, थैंक यू सो मच।